हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। शुरू करते हैं। आद्या मैडम, सपनों के जहाज से नीचे उतर आओ। अपने राक्षस को कम मत समझो, वो हमारी इस खुशी को कहीं अपनी मस्ती का मैदान ना बना दे। भगवान से प्रे करो सब ठीक से हो जाए। रोमिल अपने भगवान को याद कर अपने दोनों हाथ जोड़कर बोले, अगर हमारा प्लान फेल हुआ तो मेरे पास दूसरा प्लान भी है। आप फिक्र मत कीजिए, हमारा राक्षस दुल्हन जरूर बनेगा। अब आगे देखो, जो भी करना औरतों वाले काम करना, कुछ भी उटपटांग करने की जरूरत नहीं है। वो राक्षस अपने इस जिन माँ पर गया है। कहा मुझे एक प्यारी सी मासूम बेटी चाहिए थी, जो दिन भर मेरे पीछे पापा पापा करके फिरती, मेरी केयर करती। मुझे नाजुक परी चाहिए थी, और तुमने एक ऐसा राक्षस पैदा किया है जो लड़कों से भी कहीं ज्यादा गया गुजरा है। सारी हरकतें खास काया लड़कों से भी ज्यादा गई गुजरी है। रोमिल जी अपने दोनों हाथ अपने गालों पर रख कर बोले। रोमिल की हालत देखकर आद्या को हंसी आ जाती है। आद्या अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, मैंने जब अपने प्यारे राक्षस को जन्म देने के बाद आपसे कहा था हम दूसरा बच्चे और कर लेते हैं, लेकिन नहीं, आप उसके लिए तैयार नहीं हुए। अब एक बार राक्षस पैदा हुआ है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हर बार राक्षस ही होगा। मैं तो अभी भी कहती हूँ, अभी भी टाइम है, हमें दूसरे बच्चे के बारे में सोच लेना चाहिए। आद्या मुस्कुराते हुए बोली। रोमिल अपने दोनों कानों पर हाथ रखते हुए बोले, ना बाबा, ना, ऐसा रिस्क में दोबारा नहीं ले सकता। मैं तुम्हें मासूम समझकर शादी करके लाया था और तुम शैतान की महारानी निकली। आद्या रोमिल को कमर से पकड़कर अपने नजदीक खींचकर बहुत प्यार से बोली, रीवा, अगर आपकी प्यारी बेटी बन जाएगी तब आप मुझे दूसरा बेबी देंगे। ये तुम क्या कर रही हो? यहाँ इतने लोग हैं, उन सबके सामने तुम मेरे साथ रोमांटिक हो रही हो। छोड़ो मुझे। रोमिल घबराकर चारों तरफ देखकर बोले। आद्या रोमिल के गालों पर उंगली फेर कर बोली, मुझे आज तक किसी की परवाह रही है जो मैं इन थोड़े से लोगों की परवाह करूंगी। अगर आपने मुझे हाँ नहीं कहा तो अभी के अभी सबके सामने मैं आपको किस कर दूंगी। जल्दी से जवाब दो, मुझे इंतजार नहीं हो रहा है। मुझे अपनी बेटी की शादी की तैयारी करनी है यार। आद्या उम्र 38 लेकिन दिखाने एक 21 साल की खूबसूरत लड़की, और एकदम शैतान। रोमिल उम्र 40, दिखाने में किसी भी जवान लड़के को फेल कर दे। रोमिल के डर की वजह से पसीने छूट रहे थे। वहां काम कर रहे सभी लोग इनको ही घूर रहे थे। आद्या अपने होठों का पाउट बनाकर रोमिल के होठों की तरफ बढ़ रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। हाँ, सारी शर्तें मंजूर है मुझे तुम्हारी, लेकिन मेरी बेटी ने अगर जरा सा भी लड़कियों जैसा बर्ताव नहीं किया तो मैं अपनी यह वाली शर्त तोड़ दूंगा, समझी तुम? रोमिल घबराते हुए बोले। ओके जाने मन, बोलकर आद्या रोमिल के होठों को चूमकर अपने फोन पर रीवा का नो डायल करती हुई वहां से चली गई। तुम सब अपना काम ठीक से करो, नहीं तो नौकरी से निकाल दूंगा, बोलकर रोमिल अपनी नजरें चुराकर वहां से चले गए। दूसरी तरफ कल्कि बिना पलक झपक बस रीवर को ही देखता जा रहा था। रीवा रुद्र से बात करने में बिजी थी। रुद्र कल्कि की तरफ देखकर रीवा से बोला, देखो, मुझे तुम दोनों की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार फिर भी मैं कल्कि से पूछना चाहता हूँ, अगर उसने शादी करने से मना कर दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर वो तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ। रीवा उम्मीद से कल्कि की तरफ देखने लगती है। कल्कि झिझक कर बोला, मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक प्रॉब्लम है, जब तक बड़े भैया शादी नहीं करेंगे मैं शादी नहीं करूंगा। रुद्र कल्कि को समझाते हुए बोला, ये इमोशनल होकर फैसला लेने का वक्त नहीं है। कल्कि, रीवा तुम्हारी एंटीडोट है। वो तुम्हारे आसपास रहेगी तो तुम सुरक्षित रहोगे और अपनी जिंदगी खुलकर जी पाओगे, अपने सपनों को पूरा कर पाओगे। और मैं भी चाहता हूँ कि तुम रीवा से शादी करो, लेकिन पापा क्या सोचेंगे कि मैंने अपनी मर्जी से शादी कर ली? कल्कि बोला। रेवा या रुद्र कुछ भी बोलते उससे पहले रैबिट अपना मोबाइल निकाल कर बोली, एक काम करो, तुम जल्दी जल्दी उन सभी के नाम और नंबर मुझे बताते जाओ जिनकी परमिशन तुम्हें शादी करने के लिए लेनी है। यार, इतनी सुंदर इतनी टैलेंटेड लड़की तुम्हें मिल रही है, तभी तुम्हें दुनिया वालों की फिक्र है। रुद्र कल्कि खूब परेशान करते हुए बोला, चलो छोड़ो रीवा, तुम अपने लिए कोई और हस्बैंड देख लो, ये शादी वादी मेरे भाई के वश की नहीं है। नहीं नहीं, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, बस थोड़ा डर लग रहा था, बोलकर कल्कि अपना चेहरा नीचे कर लिया। यूं बोलकर रीवा कल्कि को अपने गले लग लेती है और इसके गालों को चूम लेती है। रीवा की इस हरकतें रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, तो वही कल्कि के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। रीवा आगे कुछ बोलती तभी उसका मोबाइल रिंग करने लग जाता है। आद्या जी रीवा को कॉल कर रही थी। रीवा फोन पिक कर बोली, हेलो मेरी शेरनी, कैसी हो और जंगल का हाल कैसा है? तू यहाँ की परवाह छोड़ और मुझे ये बता, तुझे छोटा भाई चाहिए या नहीं? अपनी माँ की बात सुनकर रीवा खुशी से उछल जाती है। रीवा खुश होते हुए बोली, हाँ, मुझे एक छोटा भाई चाहिए जिस पर मैं बड़ी बहन के सारे हुक्म चला सकूं। उसके लिए तुझे लड़की बनना होगा। क्या क्या मम्मा, मेरा सब कुछ लड़की जैसा ही तो है। रीवा कंफ्यूज हो खुद को ड्रेसिंग टेबल में देखते हुए बोली।
रैबिट हंसते हुए बोली, हाँ हाँ हाँ, तेरी हरकतों की बोल रही है, आंटी बॉडी की नहीं, मर्द कहीं की। रैबिट की बात सुनकर रुद्र और कल्कि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। रीवा रैबिट को घूरकर अपनी मम्मा से बोली, मम्मा एक रात मैं कैसे लड़की सकती हूँ? कुछ भी करो, कैसे भी लड़की बनो, अगर भाई चाहिए तो। आद्या जी अपनी वार्निंग टोन में बोली। मम्मा आपको कैसे पता आप पक्का लड़का हो करेगी, मेरी बहन आ गई तो। रीवा मासूम सा मुंह बनाकर बोली। ओह छोटे राक्षस, मम्मा से होशियारी नहीं, जितना कहा है उतना करो, और हाँ कल मॉर्निंग में टाइम पर आ जाना, आद्या जी बोली। ओके मम्मा, कल कुछ काम है पूरा करके आ जाऊंगी, रीवा ने कहा। कल सुबह 10 बजे अपने पति और दामाद जी की फैमिली के साथ मुझे तुम यहाँ चाहिए, किसी भी हालत में, आद्या जी धमकी देकर बोली और फोन काट दिया। हो गया स्यापा, बोलकर रीवा वही जमीन पर बैठ जाती है और अपना मुंह बच्चों जैसा बना लेती है। कल्कि को रीवा इस बहुत क्यूट लगती है। कल्कि का ट्रीटमेंट करने में ही बहुत टाइम लग गया था। उन चारों को ही टाइम का पता नहीं चला कब रात के 8 बज गए। रीवा खड़े होकर अपने पर्स से चाबी निकालकर रुद्र को देकर बोली, भैया ये लो आपकी बाइक की चाबी, कल्कि की वजह से मैं तो ये भी भूल गई थी कि आपकी बाइक वहां पर खड़ी है, मैं उससे घर आ सकती थी। रैबिट खड़े होकर बोली, हाँ मैं तो पूछना ही भूल गई, तू घर कैसे आई और तेरे कपड़े बाल सब इतने गंदे कैसे हो गए? रीवा कल्कि देखकर अपने बाल सहलाते हुए बोली, अबे यार बाद में पूछ लियो, अभी घर पर गेस्ट है, मैं तुझे फुर्सत से बताऊंगी। दूसरी तरफ आदित्य जी परेशान होकर बार बार घर के दरवाजे पर देख रहे थे। उन्होंने डिनर बनाकर रख दिया था, लेकिन रुद्र और रीवा का कुछ पता नहीं चल रहा था। ये दोनों आज कहाँ रह गए? रुद्र जब कल्कि के साथ होता है तो ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहता है, 1-2 घंटे बिताकर घर वापस आ जाता है, लेकिन आज इन दोनों को कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया। रुद्र जब कल्कि के साथ होता है, कहीं कल्कि नहीं वो ठीक होगा। आदित्य जी दरवाजे की तरफ देखकर परेशान होकर बोले। आदित्य जी रुद्र को कॉल करते हैं, लेकिन रुद्र फोन नहीं उठा रहा था, तो आदित्य जी और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कल्कि हमेशा घर ही होता था, इसलिए उसने कभी भी फोन नहीं लिया, वो जब भी बाहर जाता अपने भाई के साथ जाता। आदित्य जी हद से ज्यादा परेशान हो गए थे। आदित्य जी को समझ नहीं आ रहा था वो करे तो आखिर क्या करे, उन दोनों बच्चों को ढूंढने हो कहाँ जाए। आदित्य जी परेशान होकर पुलिस स्टेशन जाने की सोचते हैं, क्योंकि उन्हें वही सही लग रहा था। आदित्य जी पूरे घर को लॉक कर वहां से निकलने ही वाले थे, एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज उनके दरवाजे पर आकर रुकती है और पीछे रुद्र अपनी बुलेट लेकर आ रहा था। रुद्र को देखकर आदित्य जी की जान में जान आई, लेकिन कल्कि को न पाकर उन्हें डर बैठ गया, कहीं कल्कि की तबीयत खराब तो नहीं हो गई। आदित्य जी दौड़कर रुद्र के पास जाते हैं। रुद्र आदित्य जी को देखकर अपनी बाइक रोक लेता है। आदित्य जी की घबराहट देखकर रुद्र बोला, क्या हुआ पापा, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? क्या फिर से वो गुंडे आए थे? आदित्य जी रुद्र की बातों को इग्नोर करते हुए बोले, बेटा कल्कि कहाँ है? वो ठीक तो है ना? तुम अकेले आए हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। कल्कि कैसा है बेटा, बताओ ना। आदित्य जी को देख रीवा जल्दी से कार रुकती है और कल्कि का हाथ पकड़कर बाहर आ जाती है। रीवा मुस्करा कर बोली, कन्नू मेरे साथ है अंकल जी, और वो एकदम ठीक है। रीवा के हर एक टच के साथ कल्कि के दिल की धड़कन थम सी जा रही थी। रीवा इसके लाइफ की पहली ऐसी इंसान थी जिसके आगे कल्कि खुलकर सांस ले सकता था और अपनी जिंदगी जी सकता था। आदित्य जी घबराकर कल्कि के पास आते हैं, उसे दूर से ही ऊपर से नीचे तक देखते हैं। आदित्य जी को तसल्ली हो जाती है, कल्कि एकदम ठीक है, तब जाकर उनकी जान में जान आई है। लेकिन अचानक उनकी नज़र कल्कि और रीवा के हाथ पैर जाती है, जो एक दूसरे को थामे हुए थे। आदित्य जी घबराकर रुद्र की तरफ देखते हैं तो रुद्र उन्हें एक स्माइल पास कर देता है। रुद्र अपनी बाइक से उतरकर आदित्य जी के पास आकर उनको गले लगाकर बोला, कंग्रेचुलेशन पापा, आप सासुर बन गए। आदित्य जी हैरान होकर रुद्र को देखते हैं, क्योंकि उन्हें रुद्र की बात समझ नहीं आई थी। ये रीवा है, कल्कि की होने वाली वाइफ। रुद्र रीवा की तरफ इशारा करके बोला। आदित्य जी रीवा को ऊपर से नीचे तक देते हैं। रीवा ने स्किन टाइट ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी जो जगह जगह से कटी हुई थी, और एक ब्लैक शॉर्ट शर्ट पहनी हुई थी। रीवा का लुक एकदम लड़कों जैसा था, लेकिन उसकी खूबसूरती लड़की होने का सबूत देती थी। आदित्य जी आगे कुछ बोलते तभी रैबिट कर का दरवाजा खोलकर उछलते हुए बाहर आती है और जल्दी से आदित्य जी की पैर छू लेती है। आदित्य जी रैबिट को कंफ्यूज होकर देखते हैं। मैं भी आपकी होने वाली बहू हूँ, लेकिन अभी हमारी कोई बात फिक्स नहीं हुई है। अंकल जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बेटे को पटा कर रहूंगी, बोलकर रैबिट अपने गोल मटोल गालों से मुस्कान दे देती है, जिसे देखकर आदित्य जी के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। तुम चुप करो, मैं हनुमान भक्त रुद्र हूँ, मैं कभी शादी नहीं करूंगा, समझी तुम? पापा चलो, ये पागल है, जब से मिली है हाथ धोकर पीछे पड़ गई है, रुद्र गुस्सा होकर बोला। रीवा आगे आकर आदित्य जी के पैर छूकर बोली, अंकल मुझे बहुत भूख लगी है, आपके हाथ के दाल चावल खाने हैं।
मैंने आपसे कहा था ना, मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तब मैं आपके हाथ के दाल चावल खाने आऊंगी। कितना यम्मी खाना बनाते हो आप अंकल। रीवा की बात सुनकर सब चौंक जाते हैं और एक लंबी मुस्कान सबको दे देती है। दूसरी तरफ रोमिल जी ने सबके यहाँ इनविटेशन कार्ड पहुंचा दिए थे और मिस्टर आहूजा के यहाँ स्पेशल कार्ड भिजवाया गया था, क्योंकि अगर रीवा अपने हस्बैंड के साथ नहीं आती है तो उनके घर का सबसे बड़ा बेटा रोमिल मालिक का दामाद बनने वाला था। लेकिन आहूजा के यहाँ मंजर कुछ और ही था। एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी रखने वाला लड़का अपने हाथ में रेड वाइन का गिलास लेकर एक घूंट भर कर बोला, डैड, कल वो जंगली लड़की इस घर की बहू बन जाएगी। इसका गुरूर मारने में बहुत मजा आएगा मुझे। इतना भी आसान नहीं है। वो लड़की बहुत चालाक है। उसके दिमाग में क्या चलता है कोई पता नहीं कर सकता। अगर उसने कहा है कि कल वो अपने पति के साथ आएगी तो जरूर आएगी, पारस आहूजा ने कहा। अगर वो कल किसी को लेकर भी आती है तो उसे रास्ते से हटाने मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी, अश्व ने कहा। हटाना ही पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हें सारा बिजनेस मिले इसलिए मैंने भाई साहब के बेटे को। बोलते बोलते पारस आहूजा चुप हो जाते हैं। टू बी कंटिन्यू गाइज, हम सबको केवल 30 चैप्टर तक अपलोड करते ही परमिशन है, उसके बाद हम छपरा अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो आप सब जाकर पॉकेट नोवेल पर आया इस नोवेल को पढ़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।